Assalamu alaikum dear students. I hope you are all well and good with the blessings of Allah. I am teacher मोहम्मद तैयब. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज के टॉपिक में हम 10th क्लास इंग्लिश के जो पास्ट पेपर बोर्ड बहावलपुर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के पेपर को सोल्व करते हैं. इसके अलावा जितने भी बोर्ड के पास्ट पेपर होंगे इंशाल्लाह हर एक बोर्ड को हर अलग अलग तरीके से हम हल करेंगे. तो डेयर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी. अगर आपने स्किप की तो आपको समझ नहीं लगनी. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, ये बात आप क्लियर माइंड में बिठा लें. जो ये पेपर नए होते हैं ना, ये पास्ट पेपरों में ही से उसी एग्जामिनर ने सवाल उठाए होते हैं. लेकिन फ़र्क क्या होता है पता है? फ़र्ज़ करें 5वां क्वेश्चन दूसरे नंबर पे कर देता है, दूसरे नंबर वाला 5 पे कर देता है. तो कंफ्यूज ना हुआ करें. जितना आपको मैं मशवरा ये दूंगा, आपने अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं ना ओवरऑल, तो पास्ट पेपर को लाजमी सॉल्व करके जाएं. चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, कम अज़ कम ऐसे करें 3 फर्स्ट टाइम के प्रिपेयर करके जाएं, 3 सेकंड टाइम के. इंशाल्लाह ओवरऑल आपकी वो तैयारी हो जाएगी जो एक साल में बंदा नहीं कर सकता, आपने चंद दिन में कर लेनी है. ठीक है. तो डेयर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे. तो डेयर स्टूडेंट, चले आज हम सोल्व करते हैं 10th क्लास इंग्लिश 2024 का ये पेपर है हमारे पास. ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मतलब MCQ. इसमें हमारे पास जो है ना 19 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट टाइम दिया जाता है हमें. इसमें टोटल 19 ही मार्क्स हैं, 19 ही MCQs हैं. ठीक हो गया डेयर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ग्रुप का ये पेपर है बोर्ड का बहावलपुर का. तो इसको सॉल्व करते हैं. आपने गौर से वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना. जितना हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तरीके से. देखें स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह करते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में होता है इसमें 19 जूज होते हैं, मतलब ठीक है. ये सेक्शन ए समझ लें आप. अच्छा, इसमें फर्स्ट जो जूज है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है. देखें, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड. अब डेयर स्टूडेंट, जिनको टेंसेज करेक्ट यूज ऑफ वर्ब आते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट हो गया. जिनको नहीं आता टेंशन नहीं करी, मैं आपके लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे. अच्छा देखें स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ है जो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ को सच यानी आफाकी सच्चाई को बयान करे. जैसे आप इसको समझ लें, सच्चाई बेहतरीन हिकमत अमली है. सूरज मशरिक से गरूब होता है यानी निकलता है, मगरब में तलू होता है. यानी वो इस मिसाल से समझें वो चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रुथ को जाहिर करें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती हैं. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. आई होप आपको क्लियर हो गया. देखें आप, गुड स्टूडेंट्स अच्छे तालब इल्म हमेशा ऑलवेज हमेशा डैश हार्ड, मतलब वो कह रहा है कि अच्छे जो तालब इल्म होते हैं हमेशा सख्त मेहनत करते हैं या मेहनत करते हैं. समझें इस बात को. अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ को ये सेंटेंस शो कर रहा है. तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ को कोई चीज़ शो करे, कोई सेंटेंस शो करे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है. अब आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है. अगर सब्जेक्ट आपके पास सिंगल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है. अगर सब्जेक्ट जमा है तो नहीं करना. अब ये स्टूडेंट्स हैं, देखें एस लगा हुआ है तो आपने चुप करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जस्ट लगा देनी है, कोई एस या ईएस नहीं लगाना. ये देखें वर्क्स तो आना नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है. ये हैज़ वाला चक्कर भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर है ही नहीं. हैव वाला भी चक्कर ख़त्म हो गया. सिर्फ इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वर्क्स, वर्क. ओके, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की विदाउट SRES. ओके. अब सेकंड नंबर पे देखें, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ. अच्छा, किसी भी सेंटेंस के एंड में नाउ लिखा हो या एट प्रेजेंट तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है. ठीक है. द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ. द बेबी जुमला जो करेक्ट होगा देखें, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ. इज़ क्राइंग सूटेबल है यहाँ पर. ठीक हो गया देयर स्टूडेंट्स. अब नंबर 3 पे आपने देखना है. जो आपके पास नंबर 3 पे है, अच्छा डियर स्टूडेंट, जो आपके पास नंबर 3 पे है वो देखें आप. अच्छा स्टूडेंट्स देखें, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. आई वॉज रीडिंग अ बुक, यानी एक जो पार्ट इसका हो गया वो है पास्ट कंटिन्यूस का. व्हेन द बेल डैश. अच्छा, जब आपको मैं एक बता दूं, जब एक टेंस जो हो ना, सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट इंडेफिनेट में हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है. अगर एक पार्ट पास्ट कंटिन्यूस में हो तो जो
उसका अगला बनेगा उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। अब ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस बना हुआ है। अगला जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के मुताबिक जो ऑप्शन हमें एग्जामिनर ने दी हुई हैं, यहाँ पर हमारे पास रैंक बन रहा है। ये देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रेंग। अब ये सेकंड फॉर्म है, इसको हम V2 का मतलब वर्ब की दूसरी फॉर्म है, ये वर्ब की V3 थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विद एस या ES लगाकर, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर तो ये आना नहीं था क्योंकि ये पहले ऑलरेडी यहाँ पर ये वाज मतलब पास्ट कंटिन्यूस था, तो पास्ट कंटिन्यूस नहीं आना था। क्लियर। अगला नंबर 4 पे देखें आप। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर डैश देयर हैंड्स। अच्छा देखें यहाँ पर ये टुक सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस को शो कर रहा है। एक पार्ट आपके पास पास्ट इंडेफिनेट का हो गया, अगला जो होगा आपके पास ये कन्फर्म चीज़ है पास्ट परफेक्ट का। अगर पास्ट परफेक्ट नहीं मिल रहा तो पास्ट इंडेफिनेट, अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट तो पास्ट कंटिन्यूस। आपने ऑप्शनों को तो गौर करना है, ऑप्शनें मेन चीज़ होती हैं। अब देखें हमारे पास जो उसने ऑप्शन दिया ना, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट है, हैड वाश्ड बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखें हैड वाश्ड बिल्कुल है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है। अगला जो पार्ट होगा ना फॉलो पास्ट फॉलो टू पास्ट के अकॉर्डिंग के मुताबिक वो हैड वाश्ड मतलब पास्ट इंडेफिनेट। अगला जो पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट का होगा। ठीक हो गया। अब नंबर 5 पे देखें आप। दीस मैंगोज डैश द मार्केट बाय अप्रैल। अच्छा ये जो है ना ये फ्यूचर को शो कर रहा है। देखिए ऑप्शन रीचेस, वुड रीच्ड, विल हैव रीच्ड, रीचिंग। अब ये वो कह रहा है कि ये जो आम है ना ये अप्रैल तक मंडी में पहुंचेंगे, जब मार्केट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये बेहतर आ जाएगा। दीस मैंगोज विल हैव रीच्ड द मार्केट बाय अप्रैल। ठीक है। अब अगला जो आपके पास सेक्शन B स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट, उसमें वो आपसे कहता है कि आपने दुरुस्त स्पेलिंग वाला पार्ट चॉइस करना है। देखें चूज द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल्स। अब देखें यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है इंटरसीड, ये स्पेलिंग गलत है। इंटरसीड इंटरसीड ये एक ही इसमें स्पेलिंग ठीक होता है। और मैं आपको ये बता दूँ ये आपके कहाँ से आते हैं, ये जो पार्ट आता है ना ये पोर्शन आपके पास इसके होते हैं 1 2 3 4 मतलब इसके 4 नंबर होते हैं, यहाँ पर भी मेंशन हुए हुए हैं। ठीक है। ये आपकी ग्लोसरी नहीं होती सबक के एंड वाली, वहीं से उठाता है जो करेक्ट स्पेलिंग वाला होता है। अब देखें इसका कौन बनेगा, INTER टर इंटर सीड सीड इंटर, इसका करेक्शन B है। ठीक है। अब ये कस्टमरी ये गलत है। अब देखें इसमें CUSTOMARY ये दुरुस्त हो गया। ठीक है। उसके बाद प्रीजर्व ये गलत है, परजीवर ये भी गलत है। तीनों में PERSEVERE ये दुरुस्त हो गया। ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबल ये गलत हो गया। अच्छा देखते हैं इसमें एक्सेसिबल ये गलत है, एक्सेसिव ये भी गलत है, ये भी गलत। ये पहले वाला ही इसका दुरुस्त है डियर स्टूडेंट्स। अगला देखें जो अब हमारे पास सिनोनियम एंटोनियम का सेक्शन C आ गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। अब इसमें हमारे पास इसके भी 5 नंबर हैं। सिनोनियम एंटोनियम बताने हैं आपने इसमें। द सिनोनियम ऑफ सोलेस इज। अच्छा ये सोलेस का मतलब अब पहले तो आपने ये देखना है कि इसका मतलब क्या है। जब आपको मतलब पता चलेगा तो फिर ही आप सिनोनियम ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये सोलेस का मतलब होता है पुरसकून आरामदेह। अच्छा डिस्टेंस परेशानी, फ्रस्ट्रेशन भी परेशानी, एग्रेशन ये भी, ये तीनों वर्ड आ रहे हैं ना इसमें तीनों, ये हमेशा परेशानी कोई शो करें, वो इसका सिनोनियम पूछ रहा है तो इसका कंफर्ट सिनोनियम बेहतर है। कंफर्ट का मतलब सुकून दे, पुरसकून इसका मतलब भी। ठीक है। दी सिनोनियम ऑफ कल्प्रेट। अच्छा कल्प्रेट का मतलब होता है मुजरम, ऑफेंडर जिसे कहते हैं। ये ऑप्शन दुरुस्त हो गई, बाकी तो मैच नहीं करती। अच्छा एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है उलट करना। इस मीनिंग जो अंडरलाइन उसने किया हुआ है ना ये वर्ड माइटी, इसका उलट कर देना है आपने। अच्छा माइटी कहते हैं ताकतवर को, इसका आपने उलट करना है तो ये वीक आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो एंटोनियम ऑफ कंज्यूम। अच्छा कंज्यूम का मतलब होता है, पहले तो मीनिंग आपको आनी चाहिए, मीनिंग नहीं आए तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। कंज्यूम का मतलब होता है खर्च करना। अब इसका उलट करना है, खर्च करना हिफाजत में रखना, सेव, तो इसका सेव बेहतर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 है, 14 क्वेश्चन नंबर है आपके पास। अच्छा इसमें जो आपके पास द मैन हैड बीन सेंट विद अदर्स कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। अब इसने ये
कॉन्विक्ट्स को अंडरलाइन लगाया हुआ आप देखें, पूछ रहा है दी अंडरलाइंड वर्ड मीन, जिस वो कहता है जिस लफ्ज़ को आपने हमने अंडरलाइन किया वो बताएं क्या है। तो ये ग्रामर के लिहाज से देखें, कन्विक्ट कहते हैं मुजरम को, मुजरम यानी कैदी। अब यहाँ पर प्रेजनर बिल्कुल बेस्ट है इसका, डेलीगेशन वफाद और कुछ बनता भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आपके पास अब डी सेक्शन आ जाता है, इसमें आपके पास होते हैं 5, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर ही पूछता है आपके, ठीक है। तो इसमें आपने दी ग्रामर यानी इसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस भी आ जाते हैं। तो देखें, दी स्टूडेंट्स गैदर्ड सिग्नेचर फॉर द इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ द लाइब्रेरी, द अंडरलाइन फ्रीज इज अ डैश फ्रीज। वो कह रहा है जो ये इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ, ये कौन सा फ्रेज है। अब मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर ना क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा, एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लास। अब जिस सेंटेंस की आपको मुकम्मल तौर पे समझ लग जाए वो क्लास होता है, जिसकी समझ ना लगे वो होता है फ्रेज। अब मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे आपको ये समझ लग रही है कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये हो गया क्लास। अब मैं जो आपसे कहूँ स्कूल गया, ओ भाई कौन गया, कितने बजे गया, कौन गया स्कूल, मुझे समझ नहीं लग रही। यानी वो सेंटेंस जिसकी मुकम्मल तौर पे आपको समझ लगे क्लोज होता है, जिसकी समझ ना लगे फ्रेज होता है, ठीक है। अब ये फ्रेज की अबाउट पूछ रहा है। अब देखें इसमें एक होता है क्लोज, एक होता है फ्रेज, लेकिन वो यहाँ पर उसने मुद्दा ही अलग छेड़ा हुआ है। उसने एडवर्ब दिया, इन्फिनिटिव दिया, जेरेंट प्रीपोजिशन। अच्छा आप ये सुन लें, कोई मसला नहीं है, जैसे भी उसने पूछा हमने उसका जवाब ही देना है। देखें, अब जब आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो प्लस उसके साथ आईएनजी लगा दें, तो ये इंग्लिश ग्रामर में जो बन जाता है जेरेंड बन जाता है। ठीक हो गया देयर स्टूडेंट्स। तो उसने हमसे फ्रेज नहीं पूछा या फ्रेज क्लोज नहीं पूछा, उसने हमें ये पूछा है जो इंक फॉर्म लगा हुआ है, ये जो वर्ड है ना इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ डैश, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर जेरेंड बन जाता है। अच्छा उसके बाद मैं आपको थोड़ा ये भी क्लियर कर दूं, अगर आपके पास देखें ये टू लगा हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, यानी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, टू लगा हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इंक फॉर्म लगी होगी जहाँ पर भी, तो जेरेंड होगा। आई होप आपको समझ लग रही होगी। अब आपने 16वां देखना है, आई थिंक ये देखें 16वां है, आई वॉज अम्यूज्ड बाय द वे शी एक्ट इन द प्ले, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। वो कह रहा है जो हमने अंडरलाइन किया है बताएं ये क्या चीज़ है। अब देखा जाए ना, अम्यूज्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, चुप करके आंखें बंद करे कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, जो वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस में होती है। अब देखें समझ लेते हैं, आपने जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन हो ना, आपने उन पे गौर करना है। ये ना हो कि ऑप्शन में कुछ पूछ रहे, जैसे इस ऑप्शन में उन्होंने घुमाया हुआ था उस बंदे ने, ये देखें ये यहाँ पर वो फ्रेजेस पूछ रहा था, यहाँ पर कुछ और दी हुई थी, ठीक है। आपने ऑप्शन पे गौर करनी है, सवाल को समझना है, फिर टिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए अम्यूज्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई, पास्ट पार्टिसिपल तो बिल्कुल है कन्फर्म, प्रेजेंट तो है नहीं, यहाँ पर डी ना लगा होता है, रेगुलर वर्ब है, डी ना लगा होता, ई डी ना लगा होता, फिर होता एडवर्ब भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल, ओके। अच्छा अगला देखें 17वां हमारे पास है जी, इफ़ दे आर बिजी पीपल दे डैश न्यूज़। अब ये सेंटेंस है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अच्छा जी वो कह रहा है जब अगर वो बिज़ी लोग होंगे तो वो ख़बर नहीं सुन सकेंगे या ख़बर से बेखबर रहेंगे। देखें, इफ़ दे आर बिज़ी पीपल दे डैश दे विल मिस द न्यूज़। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अगला हमारे पास 18वां, द रूम वाज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट इट इज़ आ एन सेंटेंस। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें समझें आप, कोई भी सेंटेंस हो या टेंस हो वो जुड़े हों कंजक्शन की मदद से, मतलब एंड, बट, सो, बिकॉज, इन चीज़ों की मदद से दो सेंटेंस कनेक्ट हुए हों तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। देखें द रूम वाज फुल, यहाँ पर मीनिंग मुकम्मल हो रहा है, कमरा भरा भरा हुआ था। सो ये अब जो सो वर्ड लगाया हुआ ना, ये कंजक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। आई हैड नो स्पेस, इसलिए मुझे जगह वहाँ पर बैठने के लिए ना मिली। समझें इस चीज़ को, वो कह रहा है कमरा फुल था, भरा हुआ था, मुझे बैठने की जगह ना मिली। वो पूछ रहा है ये सेंटेंस कौन सा है जी। अच्छा देखें, जो भी चीज़ कंजक्शन सो, बट, एंड, बिकॉज,
इन चीज़ों से दो सेंटेंस कनेक्ट किए हों तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ओके हो गया। अब देखें 19 लास्ट वन आज का। शी नोज द सीक्रेट, वो राज जानती है। द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ डैश। अब देखा जाए ना, नोज ये इर्रेगुलर वर्ब है ये वर्ड। यहाँ पर अगर देखें आपको रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, एडवर्ब। अगर देखें स्टूडेंट यहाँ पर इर्रेगुलर वर्ब होता चुप करके आपने इर्रेगुलर लगा देना, लेकिन एग्जामिनर के मुताबिक यहाँ पर इर्रेगुलर है ही नहीं, ये रेगुलर वर्ड है भी नहीं, इर्रेगुलर वर्ब है। तो इस पर इस लिहाज से, इस जुमले के लिहाज से, यानी ऑप्शन के लिहाज से ट्रांजिटिव वर्ब ही दुरुस्त है। आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आपको समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 2024 का सेकंड टाइम का पेपर हम हल करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलती रहें। और डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।